दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं कुछ दिनों से मेरी थोड़ी हेल्थ अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैं फिजिक्स की वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। तो आज मैं लेके आया हूँ केमिस्ट्री की कॉपी कैसे लिखनी है, ठीक है। और जो भी आपके छोटे छोटे डाउट्स हैं कि जैसे रिएक्शन वगैरह कैसे लिखनी है, क्या होता है जब वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, कितना लिखें, पीछे की जो लास्ट में रिएक्शन कन्वर्जन वगैरह आती हैं, और इसके अलावा जो भी आपके रीजन वाले क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है उनको कैसे अटैम्प्ट करें, उन सारे आपके छोटे छोटे डाउट्स को मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही आपका जो मॉडल पेपर है यूपीएमएसपी का केमिस्ट्री का, वो भी मैं पूरा सॉल्व कराने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है कॉपी को। तो आपका जो पहले अगर हम देखें पेपर, तो आपका इसमें बेसिकली 7 क्वेश्चन होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो होता है वो एमसीक्यू होता है, जिसमें 6 क्वेश्चन होते हैं आपके सब पार्ट। पहला क्वेश्चन है, यदि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है तथा 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 इंटू 10⁻³ बार है, तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान होगा। तो आपके इसमें बेसिकली 4 ऑप्शन है। तो ये मतलब एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें आपका सही आंसर जो होगा 61.022 ग्राम मोल इनवर्स होगा, ठीक है। इसमें बेसिकली कुछ नहीं, आपको आयतन दिया हुआ है और जो है डब्ल्यू की वैल्यू दी है, विलय का भार दिया है और आपका परासरण दाब दिया है। तो इसमें आपका जो है पीवी बराबर एनआरटी जो होता है वो लगेगा, और इससे आपको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो बेसिकली आपको इसमें जो कॉपी में मतलब आपको लिखना जो है, सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर डालना है, आंसर लिखना है। आपको सॉल्विंग वगैरह है वो आप मतलब आप कॉपी के पीछे वाले पेज में कर लीजिए, ठीक है। रफ वर्क में पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मतलब मेन कॉपी में। इसके बाद बात करूँ मैं अगले क्वेश्चन की, तो वो है आपका संक्रमक तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यासों में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है 3D5 ये सही है, क्योंकि हाफ फिल होता है। तो हाफ फिल है तो ये जो है अदर्स के कंपेयर में 3, 4, 8 के कंपेयर में ज़्यादा स्थायी होता है, ठीक है। तो इसका दूसरा सही है। इसके बाद है आपका तीसरा संकुल CONH3 का होल 6 और ब्रैकेट के बाद Cl2 से बिलियन में कितने आयन उत्पन्न होंगे, ठीक है। तो बेसिकली बिलियन में कितने आयन उत्पन्न होंगे मतलब होता है कि बिलियन में जब इसको तोड़ेंगे तो कितने आयनों में विभक्त होगा। जब इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ से ये ब्रेक होगा, तो ये बनेगा CONH3 का मतलब होल 6, और ये ब्रैकेट के बाहर इस पर आएगा +2, क्योंकि NH3 तो होता है 0 उदासीन है, और इस पर CO पे होता है +2, तो इस पर पूरे पे हो जाएगा आपका +2, ठीक है। और Cl2 है तो इसको ये टूट जाएगा 2Cl-, ठीक है। तो इसमें इसने पूछा है कितने आयन उत्पन्न होंगे, ठीक है। तो आयन बेसिकली अगर आप देखेंगे तो एक तो पॉजिटिव आयन होगा CO का, ठीक है, इस ब्रैकेट का पूरा आपका, और 2 आयन होंगे आपके Cl के। तो टोटल आयन होंगे आपके 3, ठीक है। कई बार हम जल्दबाजी में गलती कर देते हैं कि हम 2 लगा जाते हैं, कि हम सोचते हैं कि ये ऐसे टूटेगा प्लस माइनस में, तो हम जल्दबाजी में 2 लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे आयनों की संख्या पूछिए कितने आयन उत्पन्न होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आयन होगा आपका धनात्मक और 2 होंगे आपके Cl के, तो इसलिए टोटल होंगे 3। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का आ सकता है। इसके बाद है अगला, निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांकों का बढ़ता क्रम है। तो इसमें बेसिकली आपका है एक एल्डिहाइड, एक ग्रुप है आपका अल्कोहल, एक है आपका ईथर और एक है आपका नॉर्मल एल्केन। चारों में अगर आप देखेंगे तो कार्बन की संख्या सब में सेम है, ठीक है। सब में जो है 4 कार्बन है। और तो अगर हम देखेंगे इसमें जो है किसका क्वथनांक ज़्यादा है किसका कम है, तो इसमें बेसिकली आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। कि पहली चीज़ तो ये है कि जो अल्कोहल होते हैं उनका जो क्वथनांक ज़्यादा होता है, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, प्रबल बंध होता है। तो अब जैसे अगर प्रबल बंध है तो उसको तोड़ने में ज़्यादा हमें मतलब गर्म करना पड़ेगा, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो उसका क्वथनांक ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो अगर आप देखेंगे तो इन चारों ऑप्शन में, तो इनमें अगर आप देखेंगे तो चौथा जो ऑप्शन है उसमें सबसे ज़्यादा है आपकी अल्कोहल की क्वथनांक। तो आप जो है अगर बिना मतलब ऑप्शन को देखे और बिना 3 उनको देखे कौन कौन से ग्रुप हैं, आप मतलब लगा सकते हैं चौथा। अगर आप बाकी भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप है या ईथर ग्रुप है और यहाँ पे एल्केन है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे एल्केन, यहाँ पे आप अगर परमाणु भार देखेंगे तो यहाँ पर इन दो का और इन दो का परमाणु भार इसके कंपेयर थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी है,
ठीक है। तो परमाणु भार के कंपेयर में तो इसमें इसलिए पहले ये होगा, यानी एल्कोहल के बाद आपका एल्डिहाइड होगा, फिर आपका ईथर होगा, और फिर आपका जो है एल्केन होगा, ठीक है। तो नॉर्मली एल्कोहल में चूंकि जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक प्रबल बॉन्ड है, तो उसको तोड़ने में ज़्यादा हमें मतलब गर्म करना पड़ेगा, ज़्यादा वो देना पड़ेगा, एनर्जी क्वथनांक ज़्यादा होगा, इसलिए ऑब्वियसली उसका, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो एल्डिहाइड होगा, इसके बाद फिर आपका ईथर होगा, इसके बाद एल्केन होगा। अगर मान लो इसमें मान लो ग्रुप ना होते, अगर सिर्फ मान लो एल्केन की चेन होती, तो फिर आप परमाणु भार के आधार पर देखते, जिसका परमाणु भार ज़्यादा होता है उसका क्वथनांक ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद बात करूँ अगले क्वेश्चन की, तो वो है आपका पहले का अंगा ग्रेवियल थैलीमाइड संश्लेषण से बनता है, तो इसका सही ऑप्शन है प्राथमिक एलिफेटिक एमीन, ठीक है। इसके बाद है आपका माल्टोस बना होता है, तो ये आपका ग्लूकोज से बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 अणु ग्लूकोज से। तो ये आपके एमसीक्यू थे, इन्हें कॉपी में कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। तो आपने प्रश्न नंबर डाला, उत्तर नंबर डाला वन का, फिर आपने यहाँ पे ऑप्शन डाला, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन में जो लिखा है वो लिख दिया, ठीक है। आपके यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप रफ में कर लीजिए, या ठीक है, या कहीं और कर लीजिए। इसके बाद आपने जो है यहाँ पे सेम टू सेम वही ऑप्शन नंबर डाला, और यहाँ पे 3D5 3 जो भी क्वेश्चन ऑप्शन में लिखा है वो सेम टू सेम लिख दिया, या आपने वो ऑर्डर लगा दिया, ठीक है। इसके बाद ये आपने लिख दिया सेम टू सेम। इसके बाद बात करूँ अगले क्वेश्चन की, तो वो है आपका दूसरा क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे आपका 4 क्वेश्चन होते हैं, घा काका गा गांगा, सॉरी 4 सब पार्ट होते हैं, और प्रत्येक पार्ट आपका जो है 2-2 नंबर का होता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका बांटाप गुणांक की व्याख्या कीजिए, यह अनुसंख्या गुणों से किस प्रकार संबंधित है। तो इस बार बांटाप गुणांक आपके सिलेबस में है, पिछली बार नहीं था, तो इसलिए ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं किस तरह से लिखना है 2 नंबर के आंसर क्वेश्चन में। तो आपने क्वेश्चन नंबर डाला, आंसर नंबर डाला, आपने जैसे मान लो कोई परिभाषा टाइप की पूछी है, तो आपने पहले उसकी हेडिंग डाल दी बांटाप गुणांक, आप चाहें तो इसको आप बीच में भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। इसके बाद बात करें, फिर आपने परिभाषा लिखी, किसी विलेय के समान आणविक द्रव्यमान एवं प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान के अनुपात को बांटाप गुणांक कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अनुसंख्यक गुणों के सभी मान विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जो उसने पूछा था, अगर आप देखेंगे, और यहाँ पे पूछा था यह अनुसंख्या गुणों से किस प्रकार संबंधित है, तो वो भी आपने लिख दिया। फिर आपने यहाँ पे फॉर्मूला वाइज लिख दिया, बांटाप गुणांक आई बराबर सामान्य आणविक द्रव्यमान अपॉन प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान। तो जैसे फॉर्मूला वगैरह है, तो ये आप जो काले पेन से लिख दीजिए, ठीक है। और इसके अलावा जैसे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो, जैसे आणविक द्रव्यमान है, प्रेक्षित द्रव्यमान है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, या फिर आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तो इस तरीके से आप तो मतलब आपके जो 2 नंबर के आपके क्वेश्चन है उसके लिए आपको आधा पेज लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करूँ अगला जो है वो है आपका क्वेश्चन, अंतराकाशीय यौगिक क्या है, इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हम नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं करते, तो देखते हैं ये क्या है। तो बेसिकली अंतराकाशीय यौगिक क्या होते हैं आपके, वे यौगिक जिनकी क्रिस्टल जालक में परमाणुओं के मध्य रिक्त स्थान मतलब अंतराकाशीय स्थान में छोटे आकार वाले परमाणु, जैसे हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, कार्बन हुआ, जिनका परमाणु क्रमांक कम है, तो ऑब्वियसली आकार छोटा होगा, आदि व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी आदि मतलब अंदर जुड़ जाते हैं, सेट हो जाते हैं, अंतराकाशीय यौगिक कहलाते हैं। तो बेसिकली भी यौगिक ही जिनमें मतलब जिनका जो संरचना होती है, क्रिस्टल जालक में जो संरचना होती है, उनमें मतलब जो बीच में मतलब खाली जगह है उसमें छोटे छोटे परमाणु घुस जाते हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, अगर आपको याद हो, TiC टाइटेनियम कार्बन के साथ है ना, Mn4n, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे मैग्नीज है, ठीक है। अब बेसिकली उसने ये पूछा है क्या है, और साथ में एक और पूछा है कि इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है, ठीक है। एक एक नंबर के हैं, तो ये इसमें विभाजित है। तो आप लिखेंगे इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात है क्योंकि संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालकों में उपस्थित रिक्तियाँ वॉइड्स कहते हैं। तो जैसे हमारे मन में कई बार डाउट होता कि केमिस्ट्री में क्या मतलब इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह यूज होते हैं, तो आप कर सकते हैं इंग्लिश वर्ड यूज़, ठीक है। वॉइड्स में छोटे आकार वाले परमाणु डी कक्षित रिक्त होने के कारण आसानी से व्यवस्थित हो जाते हैं। तो बेसिकली संक्रमण धातुओं में इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसमें जो डी कक्षित होता है, डी ऑर्बिटल, वो मतलब खाली होता है नॉर्मली, तो इसलिए वो आसानी से मतलब फिट हो जाते हैं। तो आप ये रीजन लिख सकते हैं 2 ही लाइन में। तो इस तरीके से आपको आधा पेज इसमें लिख दिया आपने। इसके बाद बात करूँ अगले क्वेश्चन की, तो वो है स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है, ठीक है। ये आपका 2 नंबर का है, तो ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसका देखते हैं आंसर क्या है।
ठीक है। तो आप इस तरीके से आप चाहें तो बीच में भी हेडिंग डाल सकते हैं या साइड में डाल सकते हैं। इसके बाद ठीक है, ये आप अंडरलाइन भी कर लीजिए बाद में या आपका पूरा पेपर खत्म हो जाए। इसका बेसिकली होता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, जिसे हम कहते हैं CFSE। जो आपने जो है संकुल वाला जो चैप्टर है जिसमें आपकी CFT थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसमें आपने पढ़ा होगा। CFSE विभिन्न लिगेंडों के लिए अलग अलग होती है। ठीक है। तो जब लिगेंड को उनकी बढ़ती हुई CFSE ठीक है बढ़ती हुई विपाटन ऊर्जा और उनकी प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त श्रेणी को स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट वर्ड उनको अंडरलाइन कर दिया। फिर आप मतलब जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी है तो उसमें वैसे ही आप जो है ये एक श्रेणी होती है प्रबलता के क्रम पे, लिगेंड के प्रबलता के क्रम पे हम रखते हैं। तो बेसिकली आप इस तरीके से मतलब पूरे तो आप नहीं लिख सकते, लेकिन मतलब जितने भी आपको याद है 5-6 जितना भी क्रम याद है वो लिख दीजिए अगर याद हो। जैसे I-, Br-, Cl-, S-2 बेसिकली लिगेंड की प्रबलता है कि H2 सबसे ज़्यादा प्रबल है, फिर उसके बाद OH- है, फिर उसके बाद F- है ठीक है। फिर आप जो है ये लिख सकते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए CFSE का मान कम होता है तथा प्रबल लिगेंड के लिए CFSE का मान अधिक होता है। इसके बाद बात करो अगले क्वेश्चन की, तो वो है घा नंबर निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे। तो बेसिकली आपका एक कन्वर्जन है क्लोरोएथिन से ब्यूटेन और एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, दोनों एक नंबर के हैं। तो कैसे करना है, आपने पहला नंबर डाला क्लोरोएथिन से ब्यूटेन, तो आपने बेसिकली कन्वर्जन नॉर्मल है, एक नंबर का है। ठीक है। तो आपने क्लोरोएथिन है, अब इस समय ब्यूटेन बनाना। तो अगर आपने एक नेमिंग रिएक्शन पढ़ी होगी बोर्ड्स रिएक्शन, तो उसमें हम क्या करते थे कि जो है एल्किल हैलाइड लेते थे, उसकी क्रिया हम सोडियम से कराते थे ड्राई ईथर की उपस्थिति में, और हमें क्या बन जाता था, एल्किन मिल जाता था। ठीक है। तो क्लोरोएथेन से ब्यूटेन बनाना, तो अगर आप देख सकते हैं एथेन में 2 कार्बन होते हैं, तो हम जो कि 2 मोल लेते हैं 2 से 4 बन जाएंगे। तो यहाँ पे आप बोर्ड अभिक्रिया लगा दीजिए। तो आपने 2 मोल क्लोरोएथेन लिया, 2 मोल सोडियम लिया ड्राई ईथर की उपस्थिति में, यहाँ पे आप ब्यूटेन लिख दिया और जो आपका साइड प्रोडक्ट है। इसका जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि जैसे आपने ये लिए मतलब रिएक्टेंट वगैरह लिए, अभिकारक लिए, तो यहाँ पे आप उसके नीचे नेम जरूर लिख दीजिए, क्लोरोएथेन है। ठीक है। यहाँ पे ऐसे क्या बन रहा है तो ब्यूटेन। ठीक है। और यहाँ पे अगर आपकी कैटालिस्ट का नाम याद है तो वो बहुत अच्छा है। ठीक है। तो ये नेम जरूर लिख दीजिएगा, इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। इसके बाद बात करूँ जो दूसरा है आपका एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, तो इसमें बेसिकली आपका 2 स्टेप कन्वर्जन है। तो इसमें बेसिकली पहले हम एनिलीन से क्या करते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाते हैं NaNO2HCl के उपस्थिति में ठीक है, इससे क्रिया करा के। इसके बाद फिर हम उसको क्या करते हैं, आपकी सेंडमायर है Cu2Cl2 और HCl से क्रिया कराते हैं, तो आपका बेसिकली क्लोरोबेंजीन बनती है और N2S निकल जाती है। जैसे साइड प्रोडक्ट है तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी लिख सकते हैं, मतलब जो आपका एरो होता है उसके नीचे माइनस लिख के। ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे एनिलीन है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, क्लोरोबेंजीन है, आप नीचे नाम लिख दीजिए, जैसे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। और टीचर को भी बहुत ईजी होता है चेक करने में। ठीक है। तो एक नंबर के कन्वर्जन है। इसके बाद आपका जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें भी 2 नंबर के 4 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन है 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया विलयन के पहला नंबर हिमांक का अवनमन और दूसरा हिमांक की गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन मतलब अनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें आपकी जो KF की वैल्यू है, मतलब हिमांक का अवनमन स्थिरांक की, वो नहीं दी गई है। ठीक है। तो बेसिकली जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा उसमें दी हुई होगी। ठीक है। तो वो आप निश्चिंत रहिए, इसमें नहीं दी गई है, मतलब मिस प्रिंट नहीं हो पाया। तो इसको देखते हैं पहले कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नया क्वेश्चन नए पेज से करेंगे। प्रश्न नंबर डाला, उत्तर नंबर डाला तो हमने ज्ञात है लिख दिया, जैसे हम मैथ के क्वेश्चन में करते थे, आप कर सकते हैं। हमें क्या क्या ज्ञात है, एथिलीन ग्लाइकोल का भार दिया हुआ है। ठीक है। तो ये हमारा विलेय है बेसिकली, तो हम इसको स्मॉल w से डिनोट कर लेंगे 45 ग्राम। ठीक है। जल का भार जो हमारा विलायक का भार है कैपिटल W से डिनोट करेंगे, वो हमें दिया है। ठीक है। विलेय का अणुभार हमें नहीं दिया हुआ है स्मॉल m, लेकिन हमें चूंकि उसका फॉर्मूला पता है, ठीक है, और उसमें दिया भी हुआ है क्वेश्चन में, तो हम उससे निकाल सकते हैं। C2H6O2 था, तो C2 है तो 12 दूनी 24, 6 है तो 6 गुणा 1 6 और ये 16 दूनी 32, तो आपका 62 ग्राम मोल इनवर्स आ गया। ठीक है। इसके अलावा ये जो चीज़ है ये आपकी बेसिकली इसमें नहीं दी हुई है, लेकिन चूंकि प्रिंट नहीं हो पाए, लेकिन आपको बोर्ड में दिया होगा। ठीक है। इसमें गलती से प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि इसके बिना ये सॉल्व नहीं होगा। तो KF की वैल्यू आपकी 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने मोलल वर्ड यूज किया है। ठीक है। ये आपको बोर्ड में मे भी नहीं देगा, तो आपको ये कैसे पहचानना है कि मोलल है कि मोलर, तो मैंने अपने प्रिपरेशन वाली मतलब जो बिलियन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो में ही बताया था। यहाँ पे आपको इस वर्ड से देखना है, अगर यहाँ पे किलोग्राम होगा, ठीक है, मात्रक में यूनिट में, तो आपको बेसिकली समझ जाना है ये मोलर है। अगर यहाँ पे ग्राम हुआ तो यहाँ पे मोलर है।
ठीक है। इसका हमें ज्ञात करना है डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन, विलयन का हिमांक जिसे हम टी एफ एस अब प्रदर्शित करते हैं। आपने हल डाला पहला नंबर, फिर हमें जो फॉर्मूला पता है हिमांक में अवनमन का डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 1000 हम यूज करेंगे क्योंकि मोलर है, किलोग्राम से समझ जाइए, मल्टीप्लाई बाई स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम मल्टीप्लाई बाई कैपिटल डब्ल्यू। आप वैल्यू रखेंगे, ठीक है, सारी आपको पता है। ध्यान रखिए कि ये जो सारी वैल्यू डब्ल्यू एम डब्ल्यू ये सब आपकी ग्राम में होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका के एफ है ये मात्रक इसका ये है। फिर आप जब इसको सॉल्व करेंगे 9/4 तो आपका जो आएगा आंसर 2.25 केल्विन में आएगा, ठीक है। यहाँ पे कई बार हम गलती कर देते हैं, हम इसको सेल्सियस में लिख देते हैं, हमेशा केल्विन में आएगा, आप मात्रक से भी देख सकते हैं यहाँ पे केल्विन है, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना है शुद्ध जल का हिमांक, तो सॉरी हमें निकालना है विलयन का हिमांक। तो शुद्ध जल का हिमांक हमें, चूंकि इसमें क्वेश्चन में वैसे तो कई बार दिया होता है, इसमें नहीं दिया, तो आप नॉर्मली हमें पता होता है कि जल का जो क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और जो हिमांक होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, याद कर लीजिए। तो 0 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पे हमारे पास केल्विन में है तो इसको भी हम केल्विन में बदल लेंगे, तो 273 से हम लोग 15 से हम जोड़ते हैं तो इसमें चूंकि 0 है तो ये आपका इतना केल्विन हो जाएगा। इसका हमें एक फॉर्मूला पता है कि डेल्टा टी एफ बेसिकली होता है क्या, हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन होता है कि जो आपका विलायक है, शुद्ध विलायक है, उसका हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। तो यहाँ पे आपने वो फॉर्मूला लगाया तो विलयन का हिमांक क्या आ जाएगा, आपका जो जल का हिमांक है माइनस विलयन का हिमांक जो हमें अभी निकाला है कैलकुलेशन से, तो उससे आपका आ जाएगा 270.9 के। इसके अलावा जैसे आपने मैथ में करते थे तो आंसर है तो उसको आप ब्लैक पेन से ब्लॉक में बॉक्स में अंदर कर दीजिए बंद, या फिर आप ब्लैक स्केल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप काले पेन से लिख सकते हैं, जिसमें कंफर्टेबल हो वो कर लीजिए। इसके तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन खत्म होता है, 2 नंबर का है। इसके बाद आपका निम्नलिखित अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम लिखिए, ठीक है। तो आपका 2 है, एक तो प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल ऑक्सीकरण, एक है प्रोपिन टू ऑल का प्रोपिन में निर्जलन। निर्जलन मतलब बेसिकली निर्जलीकरण, H2O का निकलना। तो अभिकर्मक मतलब क्या होता है, ठीक है। कई बार हम गलती क्या कर देते हैं कि हम इसको अभिकारक समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो हम यूज करते हैं अभिकारक उसको हम ले लेते हैं, मतलब इसमें आंसर लिख देते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे अभिकर्मक है, ठीक है। तो अभिकर्मक बेसिकली क्या होता है कि आपका मतलब जो कैटालिस्ट होता है उत्प्रेरक उसी की तरह होता है, ठीक है। डिफरेंस इतना होता है कि कैटालिस्ट जो होता है उत्प्रेरक होता है वो आपका रिएक्शन के बाद भी मतलब सेम टू सेम बना रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। देखिए अभिकर्मक मतलब चेंज हो जाता है, मतलब उसमें जैसे कोई है, जैसे मान लो KMnO4 है तो उससे आपने ऑक्सीजन ले ली तो उसमें थोड़ा चेंज आ जाएगा उसके फॉर्मूले में, बस ये अंतर होता है, बाकी कैटालिस्ट की तरह ही सेम होता है, ठीक है। तो क्या देखते हैं, तो अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीकरण कर रहे हैं, तो हम नॉर्मली ऑक्सीकरण के लिए क्या लेते हैं, या अम्लीय K2Cr2O7 लेते हैं या फिर KMnO4 लेते हैं, ठीक है। तो आप कोई एक लिख दीजिए तो भी नंबर मिल जाएगा। दूसरे में अगर मैं यहाँ पे आप देखेंगे बर्ड निर्जलन है, निर्जलन मतलब निर्जलीकरण, तो मैंने बताया था आपको प्रिपरेशन वाली वीडियो में भी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में भी, कि यहाँ पे जब भी निर्जलीकरण हो तो हम नॉर्मली जो जल के निकालने के लिए सांद्र H2SO4 का यूज करते हैं, क्योंकि ये प्रबल निर्जलीकारक है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको मान लो पता नहीं हो तो आप ये लिख दीजिए, ठीक है। नॉर्मली कई बार मतलब 90% आपके सही होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको अभिकर्मक यूज करना है यहाँ पर। एक एक लाइन में आंसर लिख दिया। इसके बाद आपका है निम्नलिखित में विभेद कीजिए, विभेद मतलब अंतर कीजिए। तो पहला है आपका एसिटिल्डिहाइड और एस्टोन, दूसरा है एस्टोफिनोन और बेंजोफिनोन। तो इसमें बेसिकली जो अंतर करना पड़ता है मतलब केमिकल गुण, रासायनिक प्रॉपर्टी जो होती है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी रासायनिक गुण के आधार पर करना पड़ता है, ठीक है। कई बार हम स्ट्रक्चर के आधार पर कर देते हैं कि इसमें CHO ग्रुप होता है, इसमें CO ग्रुप होता है। तो बेसिकली इसमें ऐसा होता है कि मतलब वो एग्जामिनर डिपेंड करता है, वो नंबर दे भी सकता है और आधा एक नंबर नहीं दे सकता है। नॉर्मली ये गलत होता है क्योंकि हम जो विभेद करना होता है, अंतर करना होता है, वो केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर करना होता है। तो कैसे करना है वो देखते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो आपने लिखा पहला एसिटिल्डिहाइड तथा एस्टोन, यहाँ पे आपने लिख दिया फेलिंग परीक्षण, ठीक है। जो आपने परीक्षण वगैरह पढ़े उसका यूज होता है यहाँ पे। तो हम बेसिकली करते क्या है इसमें जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एसिटिल्डिहाइड की क्रिया में फेलिंग अभिकर्मक के साथ कराने पर लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, जबकि एस्टोन के साथ फेलिंग अभिकर्मक कोई क्रिया नहीं करता है, ठीक है। तो हमने बेसिकली रिएक्शन लिखी एसिटिल्डिहाइड की फेलिंग अभिकर्मक से रिएक्शन कराई, यहाँ पे Q+ ऑक्साइड बना जो कि लाल अवक्षेप होता है, लाल कलर का होता है, और हमारा एस्टिक एसिड बन गया। और हम जब एस्टोन से कराएंगे तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो बेसिकली विभेद मतलब होता है टेस्ट, मतलब कि जैसे हम कोई लैब में जा रहे हैं तो उसमें मतलब हम कोई केमिकल डाल रहे हैं, कोई रिएक्शन करा रहे हैं, तो उससे हम पता चल सके हमें कि ये वाला प्रोडक्ट मतलब ये वाला केमिकल होगा कि नहीं होगा, हमें पहचान करना है कि एसिटिल्डिहाइड है कि नहीं है, एस्टोन है कि नहीं है।
तो बेसिकली इसके लिए हम जैसे फीलिंग परीक्षण हुआ या टॉलिन परीक्षण हुआ या दूसरा परीक्षण जिसकी हेल्प से हमें पता चल जाए कि वो है कि नहीं है, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे लाल अवक्षेप मिल गया तो हमें पता चल जाएगा हाँ यहाँ एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है, या एल्डिहाइड ग्रुप है। यहाँ पे रिएक्शन नहीं हुई तो हम समझ सकते हैं हाँ यहाँ पे एसीटोन ग्रुप है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके का हमें यूज करना है, या कोई परीक्षण या कोई क्रिया। सो यहाँ पे मतलब आपको केमिकल प्रॉपर्टी यूज करनी है, स्ट्रक्चर नहीं करनी है, कोशिश करनी है कि ना करो। इसका दूसरा एस्टोफिनोन और बेंजोफिनोन, तो उसको कैसे करना है देखते हैं। तो इसमें आपका एस्टोफिनोन और बेंजोफिनोन में यहाँ पे हमने आयोडोफॉर्म परीक्षण लिया, क्योंकि जो आपका बेंजोफिनोन है वो आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, तो इसलिए हम आप यहाँ पे अंतर कर सकते हो। आयोडोफॉर्म और एस्टोफिनोन क्या करता है, आपका पीला अवक्षेप देता है। तो इस तरीके का आपको यूज करना है, ठीक है। रिएक्शन आप देख सकते हैं, और वही सेम चीज़ है कि आपको मतलब जो भी आपका क्या मतलब अभिकारक है या उत्पाद है उसको आपको नीचे नाम लिख देना है, ठीक है, उससे मतलब अच्छा रहता है। या काम आप एक चीज़ और कर सकते हैं, या फिर कि अगर जैसे आपको मान लो टाइम नहीं मिला या टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो आप पहले रिएक्शन लिख दीजिए, लास्ट में जब आपका पूरा पेपर हो जाए उसके बाद आप मतलब एक एक करके सारी रिएक्शन के नीचे नाम डालते जाइए, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो ठीक है। इसके बाद आपने ये किया। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है वो है घ नंबर डीएनए में पाए जाने वाली 4 क्षारकों की संरचना चित्र बनाइए। 2 नंबर का है नाइट्रोजन 4 का। अब बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरा आधा पेज भर गया है, फिर भी मैंने यहाँ पे सब पार्ट लगाया है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप तो ये 2 नंबर का है ठीक है, और ये आपका सब पार्ट है। तो मैंने कहा था सब पार्ट में यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है, मतलब आपको नए पेज से नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कंटिन्यू किया, 2 नंबर का है, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। इसके बाद आपने तो इसमें आपने लिखा डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। तो आपके स्ट्रक्चर बनाने हैं, तो आपने एडेनिन का स्ट्रक्चर बना दिया, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ग्वानिन का बना लिया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मतलब नाम भी लिख सकते हैं, 6 एमिनो प्यूरिन, यहाँ पे 2 एमिनो 6 हाइड्रोक्सीप्यूरिन। बेसिकली यहाँ पे आपने मान लो मतलब जैसे यहाँ पे आपने यहाँ से मतलब स्टार्ट की मतलब गणना करना, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करना, तो 1 2 तो 2 पे अमीनो है, ठीक है, NH2 है तो यहाँ पे 2 एमिनो, ठीक है 3 4 ठीक है। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपका ये बेसिकली क्या है, ये आपका प्यूरिन है। प्यूरिन का एक प्रकार होता है, क्योंकि बेसिकली आपके 2 मेन क्षार होते हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो आपका प्यूरिन है, तो ये दोनों जो होते हैं प्यूरिन होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको अगर आप चाहें तो ये नहीं डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये मतलब एडिशनल चीज़ें हैं, मैंने आपका स्ट्रक्चर बनाना सही बनाना, ठीक है। इसके बाद है इसमें एक और चीज़ आपको जो हमें डाउट होती है कि जैसे बेंजीन वगैरह है तो इसमें क्या हम कार्बन हाइड्रोजन एक एक चीज़ दिखाएं, क्या हम या फिर इस तरीके रिंग बना के भी चल सकता है। तो देखिए रिंग बना के नॉर्मली चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मतलब अगर आप एक एक करके कार्बन हाइड्रोजन पूरा दिखाएंगे स्ट्रक्चर तो फिर मतलब बहुत टाइम लगेगा बनाने में, तो इसलिए आप रिंग करके करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद बात करूँ बाकी 2 क्षार की, तो आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, ठीक है, नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। इसका जैसे आप मान लो इसके बाद आपका देखेंगे तो चौथा क्वेश्चन, नया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, चौथा तीसरे के बाद। तो यहाँ पे आपका आधा पेज बचा, तो इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा। सब पार्ट में नहीं छोड़ना है, अगर क्वेश्चन खत्म हो जाए तो आपको छोड़ देना है। इसका अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है आपका जो चौथे का आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है। ऐसे 2 यंगी मिश्रणों को क्या नाम दिया जाता है, जो सामान्यतः राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं और जिनके अवयवों को आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली आपका 3 नंबर का है। तो बेसिकली इसमें जो ये है 2 यंगी मिश्रणों को क्या कहा जाता है, तो इन मिश्रणों को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है स्थिर क्वाटी, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होते हैं कि स्थिर क्वाटी मतलब ये होते हैं कि जिसमें जो आपका तरल मिश्रण होता है, मतलब जो लिक्विड पार्ट है, और जो आपका वाष्प पार्ट है, मतलब जो आपका लिक्विड है और जो स्ट्रीम पार्ट है भाप, वो आपका मतलब उनको उनकी जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, वो सेम होता है। तो आप उनमें मतलब डिफरेंट नहीं कर सकते, उनको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका एथेनॉल और पानी का मिश्रण होता है वो भी आपका स्थिर क्वाटी मिश्रण होता है। तो इसलिए उसमें मतलब क्या होता है कि अगर आप देखिए तो एथेनॉल और पानी का जो क्वथनांक होता है वो भी लगभग सेम होता है, ठीक है। और इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी होती है, एथेनॉल में पानी के साथ बनाता है, तो इसको मतलब अलग करना जो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते, इसलिए हम इन्हें आसवन के द्वारा पृथक नहीं कर सकते, शुद्ध एथेनॉल प्राप्त नहीं कर सकते, इनमें उसमें पानी रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि क्योंकि ये शुद्ध एथेनॉल और पानी का जो एथेनॉल और पानी का मिश्रण होता है वो आपको होता है स्थिर क्वाटी मिश्रण, ठीक है। स्थिर क्वाटी मिश्रण के बारे में लिख दीजिए कि ये इसमें बेसिकली आपका जो तरल मिश्रण होता है और वाष्प होता है उसमें समान संरचना होती है, इसलिए मुझे आसवन द्वारा उनके घटकों को अलग करना संभव नहीं है,
ठीक है। इसलिए आपका जो शुद्ध एथेनॉल हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाटी और एक होता है आपका अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाटी। तो आपका 1-1 नंबर का है, ठीक है। तो ये आपको इसलिए थ्योरिकल क्वेश्चन है, तो आप ये कर लीजिए। मैंने मतलब चूँकि थोड़ा टाइम कम है तो इसलिए मैंने नहीं लिखा, मैंने आंसर बता दिया। अगर कोई डाउट हो तो आप गूगल में कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात करूँ अगले क्वेश्चन की, तो है किसी विद्युत अपघट के विलयन की चालकता या मूलर चालकता की परिभाषा दीजिए, सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। ये आपका 3 नंबर का है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ पहले चालकता की, चालकता बेसिकली जो होता है वो आपका होता है किसी विलयन में आयनों के स्थानांतरण का दर, ठीक है। कि आयन मतलब कितने आयनों की संख्या, मैं सीधे सीधे बोलूँ, जितने ज़्यादा आयन होंगे उतनी अच्छी चालकता होगी, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि चालकता बेसिकली क्या होती है? प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। C=1/R, ठीक है। लैम्डा से बेसिकली हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मूलर चालकता क्या होती है? मूलर चालकता बेसिकली क्या होती है? एक मूल के लिए होती है। तो किसी मतलब निश्चित बिलियन में, किसी बिलियन के एक निश्चित आयतन में 1 मोल में उपस्थित आयनों की संख्या, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बल 1 मोल में, ठीक है। 1 मोल में उपस्थित आयनों की संख्या को और उस विलयन की मोलर चालकता कहते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा m=K/1000/m। m बेसिकली यहाँ पे मोलर है, मोलरता है, मोलर सांद्रता, ठीक है। तो अब यहाँ पे सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम सांद्रता घटाएंगे, ठीक है, सांद्रता कम करेंगे, तो विलयन की चालकता क्या होगी? कम होगी, क्योंकि सांद्रता बेसिकली क्या है? एक तरीके से हम बोले आयनों की संख्या है। तो जब आयनों की संख्या घटाएंगे तो चालकता भी घटेगी। तो चालकता के साथ क्या है? अनुक्रमानुपाती है, मतलब प्रोपोर्शनल का है वो रिलेशन। लेकिन मूलर चालकता के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर आप देखेंगे फॉर्मूले से लैम्डा m = क्या होता है? K/1000/m। m क्या है? नीचे है, हर में है। तो अगर आप m घटाएंगे तो आपका जो क्या होगा? मोलर चालकता बढ़ेगी। और अगर आप मोलर सांद्रता या मोलरता बढ़ाएंगे तो आपकी जो है मोलर चालकता घटेगी। तो आप व्युत्क्रमानुपाती का होता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जो आपका एक और फॉर्मूला होता है लैम्डा =K/V, ठीक है। तो V के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आयतन के। तो अगर हम किसी विलयन की तनुता बढ़ाएंगे, तनुता मतलब आयतन, पानी मिलाएंगे एक तरीके से सिंपल भाषा में बोलूँ, तो उसका मतलब आयतन बढ़ेगा। तो जो उसका आयतन बढ़ेगा वो ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा कंपेयर टू आयन के, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी मूलर चालकता बढ़ती है, ठीक है। तो आप दो तरीके से देख सकते हैं, या तो आप जो है आयतन से भी देख सकते हो इसके, और या फिर मूलर सांद्रता से देख सकते हो फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये भी आपका थ्योरिकल क्वेश्चन है। करिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। इसके बाद बात करूँ मैं अगले क्वेश्चन की, तो वो गा नंबर, एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। अवकल भी एक समीकरण लिखिए और 2 आपकी कंडीशन है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो इसमें बेसिकली आपने प्रश्न नंबर डाला, उत्तर नंबर डाला, यहाँ पे पहले का और खा करेंगे। यहाँ पे मैंने गाट किया है, ठीक है। थ्योरिकल क्वेश्चन है वो। इसका पहला नंबर है आपका, तो आपको क्या लिखना है? अवकल वेग समीकरण। तो आपने बेसिकली अभिक्रिया का जो वेग होता है, वेग नियम में, अब वेग = वेग स्थान गुणा अभिकारक की सांद्रता। तो हमने वेग मान लिया r है, ठीक है। और सांद्रता हमें दी हुई है, मतलब अभिकारक दिया हुआ है, एक तो a दिया है, एक b दिया है। तो हमने एक अभिकारक है a, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ब्रैकेट में a, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्रथम कोटि a के प्रति दिया है और द्वितीय कोटि दिया है b के प्रति, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब a के साथ कितनी आ जाएगी पावर, मतलब 1 आ जाएगी, और b के साथ 2, ठीक है। तो अगर r को हम क्या लिख सकते हैं? dx/dt, ठीक है, सांद्रता के साथ जो होता है। तो अगर आप देखेंगे इसको, तो ये हमारा क्या बन गया? अवकल समीकरण बन गया, ठीक है। तो बेसिकली यही हमें लिखना था, ठीक है। तो हमने इसको एक स्टेप सॉल्व करके यह बन जाएगा। दूसरा आपका जो कंडीशन दिया है कि बी की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेसिकली हमने इसके लिए पहले क्या किया? माना कि ए की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो स्मॉल है और बी की है स्मॉल बी, ठीक है। तो r1 हमारा क्या हो जाएगा? मतलब प्रारंभिक वेग kb², सिंपल। फिर हमने क्या किया? जो प्रश्नानुसार b की सांद्रता 3 गुनी कर दें, तो हमने फिर क्या किया? b को 3b के इक्वल कर दिया। तो r2 जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 9kb², भाग देंगे तो हमारा 9r1 आ जाएगा, ठीक है। r2 = 9r1। तो अभिक्रिया का वेग 9 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। और तीसरा है आपका ए तथा बी दोनों की सांद्रता दोगुनी करने से भी क्या प्रभाव पड़ेगा? सेम टू सेम क्वेश्चन, मतलब सेम टू सेम पार्ट है। इसमें हम a = 2a कर दिया, b = 2b कर दिया। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8kb²। जब फिर से हम प्रारंभिक वेग से डिवाइड करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा, यानी 8 गुना बढ़ जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 3-4 लाइनें बची हैं, तो अगर आप इसमें नया पार्ट स्टार्ट करेंगे तो ही मतलब कुछ कर नहीं पाएंगे, मतलब ज़्यादा लिख नहीं पाएंगे, तो इसमें आप छोड़ दीजिए। इसके अलावा ऐसे कर सकते हैं कि जो आपके 2 नंबर तक के क्वेश्चन है उसमें आप कंटिन्यू कीजिए, 3 नंबर के क्वेश्चन से आप हर सब पार्ट को भी नए पेज से कीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करूँ आपका
अगले क्वेश्चन की 2 है आपका चौथे का घा, निम्नलिखित का कारण लिखिए। Cr+2 अप्रबल अपचायक है जबकि मैग्नीज 3 यानी Mn+3 अप्रबल ऑक्सीकारक है, क्यों? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये नॉर्मली हम इसको समझ नहीं पाते हैं, थोड़ा ट्रिकी भी है, तो इसको मैं समझने की कोशिश करता हूँ। ये प्रबल अपचायक इसलिए क्योंकि इसमें जो है डी, तो इसको अगर मैं पहले स्ट्रक्चर समझा रहा, फिर आपको आंसर कैसे लिखना है वो बता रहा, ठीक है। तो पहले इसमें क्या है, Cr का अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो वो है आपका Ar, मतलब आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप अक्रिय गैस के साथ आप लिख सकते हो। Ar इसका क्या होता है 18, ठीक है। इसके बाद आपका 4s1 3d5, क्योंकि आपका ये अर्धपूर्ण होता है ज़्यादा स्थायी, तो आपका ये एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ आ जाएगा। इसके बाद फिर 2 इलेक्ट्रॉन +2 है, तो आपका क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, 3d4 हुआ। अगर हम बॉक्स टाइप में देखेंगे तो ऐसे बनेगा। अब बेसिकली इसमें क्या होता है Cr में, कि आपने CFT थ्योरी होती है जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसमें भी है कि जो D आपका कक्षक होता है वो 2 भागों में टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, विभाजित हो जाता है। तो एक भाग होता है आपका जो है मतलब dx dy dxy dyz dxz, और एक होता है dxy और dx² y², ठीक है। तो ये आपके 2 भाग में टूट जाता है और इनके बीच क्या होता है, एनर्जी गैप होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ये चार जो हैं, जैसे आपने वो पढ़ा होगा MOT 11 में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी शायद, हाँ MOT पढ़ा होगा, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो पहले क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नीचे वाले उसमें भरते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि ये लो एनर्जी है, हाई एनर्जी में है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जो है लो एनर्जी में पहले बढ़ेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे पूरे कक्षक भर जाएंगे फिर यहाँ पे हाई में जाएंगे। तो यहाँ पे 4 है, तो पहले ये सिंगल सिंगल भरे, फिर यहाँ पे डबल हुए, ठीक है, तो यहाँ पे 4 भरे। अब अगर आप देखेंगे तो इस 4 के कंपेयर में ये 3 ज़्यादा स्थायी होगा, क्योंकि देखो ये मतलब 4 है, अगर हम इससे 1 निकाल देंगे तो अर्ध मतलब आधा भर जाएगा। इससे अगर हम कंपेयर करें, इसमें 3 है ना, तो ये आधा भर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मोर स्टेबल है, तो इसलिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये T32G, इसको हम बोलते हैं, इसको T2G, इसको बोलते हैं EG। तो ये क्या है, मोर स्टेबल होगा, ठीक है, हाफ फेल है क्योंकि, ठीक है। इसलिए आपका जो है आपका जो है क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या त्याग देता है, यानी अपचायक की तरह कार्य करता है। और Mn में क्या होता है, बेसिकली इसमें भी 3d4 है, Mn+3 करेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, विभाजन नहीं होता। तो इसलिए आप अगर आप देखें नॉर्मली देखेंगे तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर हम और दे देंगे, क्या आपका हाफ फिल हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, तो इसलिए एक ऑक्सीकारक की तरह काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका मेन रीजन है। आप इसको लिख देंगे Cr+2 प्रबल अपचायक, क्योंकि इसमें 3d4 से 3 का परिवर्तन निहित है, और D कक्षक के विभाजन के कारण इसका जो 3 विन्यास है, जिसको हम T32G अधिक स्थायी है कहते हैं, जबकि Mn+3 के ऑक्सीकरण गुण में 3d4 से 3d5 का परिवर्तन होता है। 3d5 अर्धपूर्ण होने के कारण अस्थायी है। यही कारण है कि Mn+3 प्रबल ऑक्सीकारक है। तो बेसिकली अगर आप स्ट्रक्चर वाइज ये समझाएंगे तो आपका मतलब क्लियर, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो इस तरीके से समझा दीजिए, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद करें एक और है आपका रीजन वाला, वो है आपका आयनों का D1 विन्यास क्यों अधिक स्थायी है, ठीक है, अत्यंत अस्थायी है। तो इसका रीजन ये है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वो D कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं तथा अधिक स्थायी D0 विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इसका रीजन ये है कि एक रीजन तो ये है कि जो है आपका जो D0 विन्यास होता है, अगर आप देखेंगे नॉर्मली वो अक्रिय गैस का होता है, ठीक है। तो अक्रिय गैस क्या होती है, स्थायी होती है। तो स्थायी को प्राप्त करने के लिए वो मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है वो आयन, इसलिए वो क्या हो जाता है अस्थायी होता है हमेशा, मतलब D1 विन्यास वाला, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को तुरंत त्याग देता है जैसी रिएक्शन में आता है, ठीक है। या और दूसरा ये नहीं होता है कि जो इनकी चालक ऊर्जा होती है इन आयन की, उसका मान D उपकोष से जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो आयन ऊर्जा चाहिए, जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उससे अधिक होती है। यानी कि इनके पास पर्याप्त एनर्जी है उसको निकालने के लिए, इसलिए जल्दी से निकाल देते हैं, इसलिए अस्थायी होता है। ठीक है, सो आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो 5वां नंबर है। इसमें आपको इसलिए 4 नंबर के हैं, 4 क्वेश्चन है। पहला है, प्राथमिक और द्वितीय बैटरियों की तुलना में ईंधन सेल से क्या लाभ है। डिस्चार्ज होते समय शीशा संचार सेल में होने वाली अभिक्रिया लिखिए। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो विद्युत अपघट का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है। इस बार आपके सिलेबस में सेल भी है, ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप देखेंगे तो इसके बाद क्वेश्चन नया आ गया तो आपका आधा पेज भले ही बचा हो, इसको आप छोड़ दीजिए। इसके बाद है आपका नया क्वेश्चन उत्तर नंबर 5 का। तो बेसिकली आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 3 पार्ट में है, 2+1+1। तो पहले आपको बताना है कि ईंधन सेल जो है उसके लाभ क्या हैं।
कंपेयर टू प्राइमरी और सेकेंडरी बैक्टीरी। तो आप पहले लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, प्राथमिक बैक्टीरियों में सीमित अभिकारक होते हैं, ठीक है, और अभिकारकों के पूर्ण उपयोग के बाद इनका काम करना बंद कर देते हैं और इन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जबकि द्वितीयक बैक्टीरिया जो होती है वो रिचार्जेबल होती है, पुनः चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये चार्ज करने के लिए बहुत लंबा समय लेती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों की हानियाँ बता दी कि क्या क्या लॉस है। हम ईडन सेल के बारे में बताएंगे। तो जबकि ईडन सेलों को समय समय पर रिचार्जिंग की आवश्यकता नहीं होती, मतलब जो है बार बार इन्हें चार्ज नहीं करना पड़ता और इन्हें मतलब चार्ज करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और ना ही ईंधन की आपूर्ति होने पर एक काम करना बंद कर देते, मतलब जब तक हम आपूर्ति करते रहेंगे वो लगातार काम करते रहेंगे, तो इसलिए ईंधन सेल अधिक लाभकारी है। तो आपने लाभ बता दिया, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसी में अगला डिस्चार्ज होते समय उसमें होने वाली अभिक्रिया। तो बेसिकली जो अभिक्रिया होती है वो होती है Pb प्लस PbO2, यानी अब मैं बोलूँ लेड प्लस लेड ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल डिस्चार्ज करते समय लेड सल्फेट प्लस जल बनता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, लेड जो होता है आपका वो आपका लेड सल्फेट में बदल जाता है, लेड ऑक्साइड भी आपका लेड सल्फेट में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपने यहाँ पे भी नाम लिख दिए नीचे तो और अच्छा रहेगा। तो आप यहाँ पे थोड़ा लिख दीजिए, डिस्चार्ज करने पे एनोड का Pb लेड और कैथोड का Pb2O2 पूरी तरह से अब लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक इसमें एक और क्वेश्चन है और कि इसका घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है। तो अगर आप देखेंगे तो सांद्र H2SO4 अभिक्रिया में उत्पादित जल से तनु हो जाता है। यहाँ पे जल बन रहा है, जल मतलब क्या है, तनु होना, तनु मतलब पतला होना। तो अभिक्रिया के बाद सल्फ्यूरिक अम्ल पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे अभिक्रिया के बाद यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल बच रहा नहीं, बच रहा, पूरी तरीके से क्या हो रहा है, खत्म हो गया। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है वो तनु मतलब पूरी तरह खत्म हो गया। तो इस प्रकार क्या हो गया, विलयन की सांद्रता कम हो गई। यहाँ पे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल था वो पूरी तरह खत्म हो गया और हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे जल बचा, तो वो तनु होता है। तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार विलयन का घनत्व भी कम होता है, ठीक है। तो घनत्व क्योंकि सांद्रता पर निर्भर करता है, जितना डेंस मतलब जितना ज़्यादा सांद्रता होगी उतना ज़्यादा डेंस होगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। 4 नंबर का तो आपने एक पेज के लगभग लिख दिया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसका दूसरा क्वेश्चन है वो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 इनवर्स 60 सेकेंड इनवर्स है। अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16 भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। तो आपको 4 नंबर का है, 2 नंबर में 2 पार्ट है, तो इसको देखते हैं कैसे करना है। तो इसमें बेसिकली आपका है पहला जो है आपको दिया क्या क्या है, तो आपको वेग स्थान दिया है 60 सेकेंड बस, ठीक है। ये चीज़ आप अपने मन से मान लो, ठीक है। आपको मतलब एक तरीके स्ट्रक्चर है जो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। आप ए से भी एक मान लो रिएक्शन है, प्रोडक्ट मतलब हो रही है। अगर मान लो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन रहे हो क्वेश्चन में दिया हो, तो आप यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मान लीजिए B+C, ठीक है। आपने क्या किया, t=0 पर सांद्रता मान ली, इसकी प्रारंभिक सांद्रता है A, और यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी, कुछ नहीं बना होगा ऑब्वियसली क्योंकि t=0 है, स्टार्ट नहीं हुआ। फिर मान लिया t=t सेकेंड बाद, कुछ समय पश्चात इससे मान लो x मोल या x सांद्रता निकल गई, x सांद्रता बन गई, मतलब x मोल बन गया, ठीक है। तो बेसिकली जो x मोल होगा वो इससे कम हुआ होगा, तो वही तो इसमें चेंज हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं A-x जो सांद्रता हमारी बची, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख भी दिया कि माना प्रारंभिक सांद्रता A मोल पर लीटर है। A-x हमें दिया हुआ है 1/16, तो हमें प्रारंभिक सांद्रता क्या मानी, A मानी, तो यहाँ पे हो जाएगा A/16। आप चाहे तो इसको 1 भी मान सकते हैं, ठीक है, और 100 भी मान सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपने जो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए एक कंडीशन होती है K=2.303/T log A/A-x on base 10। बेसिकली आपकी होती है प्रारंभिक सांद्रता t=0 पर, और ये आपकी होती है t बराबर मतलब t समय बाद, t सेकेंड बाद जो सांद्रता होती है अभिकारक की। इसमें आपने वैल्यू रखी, सॉल्व किया, तो आपका बेसिकली आ गया 4.6 मल्टीप्लाई 10⁻² सेकेंड, इसको आपने ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। इसका जो दूसरा है आपका वो है कि जो है प्रथम कोटि अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं, t1/2 की गणना कीजिए। तो इसी टाइप का है, सेम टू सेम आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे 30% दिया है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप ऐसा कर सकते हो कि a को मान लो 100, तो आपका हो जाएगा क्या, x है आपका 30% वियोजित हुआ, तो ये कितना बचेगा, 70 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 100/70। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको अगर आप देखिए t की वैल्यू आपको दी हुई है, आपको यहाँ पे k की वैल्यू मिल जाएगी, और k की वैल्यू में चाहिए क्यों है, क्योंकि हमें t1/2 की वैल्यू चाहिए, और t1/2 की वैल्यू क्या होती है प्रथम कोटि के लिए 0.693/k, तो k की वैल्यू चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आप सॉल्व करेंगे तो एक स्टेप आगे आपका अर्धायुकाल निकल जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम मैंने नहीं किया। इसके बाद आपका जो गा नंबर है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के तो सामान्य रासायनिक गुण के समीकरण लिखिए। तो बेसिकली इसमें आपको
केमिकल प्रॉपर्टीज लिखनी है, रासायनिक गुण जो आपकी दोनों में सेम है। जैसे आप लिख सकते हैं ग्लूकोज की PCl5 के साथ क्रिया, जो आपकी फ्रैक्टोज की भी दिखा सकते हो उसी के साथ किया, दोनों में आपकी जो पेंटा क्लोराइड बनता है, ठीक है। आप और इसके अलावा NH2OH जो हाइड्रोक्सिल, ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमीन है वो आप दिखा सकते हैं, जिसमें ऑक्जिम बनता है। आप जो है HCN दिखा सकते हैं। तो आपको दो दिखाने, कोई भी आप रासायनिक गुण दिखा दीजिए और दोनों की क्रिया सेम के साथ कराई, क्योंकि यहाँ पे समान लिखा है, ठीक है। इसका जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका विटामिन A व C हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उनके महत्वपूर्ण स्रोत लिखिए। तो ये भी आपका थ्योरिकल है। तो आप बेसिकली लिख सकते हो कि विटामिन A और C जो है दोनों होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, प्रतिऑक्सीकारक होते हैं, ठीक है। और एक एक करके आप दोनों के लाभ लिख सकते हो कि मतलब विटामिन A जो है वो हमारे रोगों के प्रति प्रतिरोधी है, हमारी वृद्धि को प्रेरित करता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा इसका प्रयोग हमारे लिए आवश्यक होता है, ठीक है। और इसकी कमी से हमें क्या होता है, दांतों रोग हो जाता है, ठीक है। C के लिए आप लिख सकते हो कि ये हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, स्वस्थ रखने के लिए। यह आयरन को अवशोषित करने में शरीर की मदद करता है, ठीक है, और घावों को ठीक करने में मदद करता है, ठीक है। इसके बाद आप स्रोत लिख दीजिए, जैसे विटामिन C के हैं टमाटर, खट्टे फल, आलू, संतरा, नींबू, ठीक है। विटामिन A के हुआ गाजर, मक्खन, दूध। तो आप लिख दीजिए, ठीक है। एक पेज के लगभग मतलब आधे से एक पेज के लगभग 4 नंबर का है। इसके बाद है आपका घ नंबर, द्विदंतोर और उभयदंतोर लिगेंड से आपका क्या तात्पर्य है। तो बेसिकली ये भी थ्योरिकल है। तो द्विदंतोर बेसिकली आपका क्या होता है कि इसमें जो आपका 2 दाता परमाणु है वो प्रतिलिगेंड होता है, मतलब इसमें जो लिगेंड होता है वो 2 दाता परमाणु होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो है C2O4-2 है ठीक है, आपका जो है SO4-2 है। उभयदंतोर क्या होता है कि इसमें एक दंती लिगेंड जो होता है उसके बाद एक से अधिक दाता परमाणु होता है, जिससे ये केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजी बंध बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका NO2 हुआ, SCN हुआ थायोनिल साइनाइड, या CN हुआ साइनाइड, या CN में आप जो नाइट्रोजन से ही बना सकते हैं, क्योंकि आपके उसके पास लॉन पेयर है और C के पास नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों तरफ से मतलब बॉन्ड बना सकते हैं। तो आपका उभयदंतोर लिगेंड है, आप परिभाषा लिख दीजिए और एग्जाम्पल लिख दीजिए। कीलेट प्रभाव बेसिकली क्या है, तो कीलेट प्रभाव के लिए बेसिकली क्या है कि कीलेट संकुल क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो जब कोई बहुसंयोजी लिगेंड एक ही धातु परमाणु के साथ एक से ज़्यादा उपसंयोजी बंध बनाता है तो एक चक्रीय संरचना बनती है, तो इस यौगिक को कहते हैं कीलेट, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कीलेट प्रभाव क्या होता है जो हमें पूछा है, तो उसमें मतलब क्या है कि एक संयोजी लिगेंड है कोई, ठीक है, उसकी अगर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तुलना में जो है कीलेट कॉम्प्लेक्स अधिक स्थायी होता है, ठीक है। नॉर्मली अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो अगर हमने कोई मतलब हमारा कोई संकुल है ठीक है, मतलब संकुल है, उसकी हमने रिएक्शन कराई कीलेट लिगेंड से, तो उससे हम जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कीलेट लिगेंड वो उसको चेंज कर देगा, मतलब एक्स क्या बोले आपको सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो आपका बन जाएगा क्या कीलेट कॉम्प्लेक्स। तो जो कीलेट कॉम्प्लेक्स होगा उसकी हम जब किसी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नो रिएक्शन होगी, मतलब क्या है वो स्थायी है ज़्यादा, ठीक है। तो बेसिकली यही आपका प्रभाव है कि वो ज़्यादा स्थायी होता है कीलेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है 4 से 5 लाइन। इसका जो अगला क्वेश्चन है वो आपका 6वें का क्या होता है जब ये वाली जो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट 1-1 नंबर की होती है 5, ठीक है। या में कई डाउट होता है कैसे लिखना है, तो देखते हैं क्या होता है जब तो 5 है आपकी मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN से होती है। तो इसके लिए पहले आपने प्रश्न नंबर डाला, उत्तर नंबर डाला, पहला नंबर डाला आपको पूरा लाइन नहीं लिखना, आपको सिर्फ आंसर लिखना है क्या बनता है, तो आपने लिख दिया मेथिल साइनाइड बनता है, ठीक है। टाइम को बचत करना है। आपने रिएक्शन लिखी मेथिल क्लोराइड पोटेशियम साइनाइड, ठीक है, यहाँ पे गर्म करना है मेथिल साइनाइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। आप नीचे आप नाम लिख दीजिए, मेथिल क्लोराइड हुआ, पोटेशियम साइनाइड हुआ, मेथिल साइनाइड हुआ, पोटेशियम क्लोराइड हुआ, ठीक है। अगर जैसे मान लो आप सारे नाम नहीं लिख पा, जैसे मेन लिख दीजिए, जैसे ये है जो आपका मेन प्रोडक्ट बन रहा है उसका नाम लिख दीजिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपका जो मेन रिएक्टेंट है उसका नाम लिख दीजिए, ठीक है। बाकियों के नाम ऐसा कर दिए आप कि आप पेपर कर लीजिए पूरा, उसका जैसा टाइम हो उस हिसाब से आप कर लीजिए, ठीक है। इसका जैसे दूसरा नंबर है तो वो आपका एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय QH से होती है, यहाँ पे आप क्या बनता है एथिल अल्कोहल, तो आपने एक वर्ड में लिख दिया, फिर आपने यहाँ पे रिएक्शन लिखा दी CH3CH2Cl प्लस KOH, यहाँ पे लिख दिया जलीय, ठीक है। यहाँ पे CH3CH2OH प्लस KCl, जो आपका इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है उसका आपने नाम लिख दिया, यहाँ पे आपने नाम लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे जली है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है सीधे सीधे आपका प्लस माइनस में टूट जाता है और एक्सचेंज हो जाता है। अगर ये मान लो एल्कोहल हो तो
एल्कोहलिक होता तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है। तो जो ये बैरी करने वाले हैं, मतलब जली है तो क्या बनेगा, एल्कोहलिक है तो क्या बनेगा, ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, गर्म करेंगे क्या बनेगा, ये वाले थोड़ी कन्फ्यूजन होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसके अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। इसके अलावा वैसे यहाँ पे मैंने नीले पेन से रिएक्शन लिखी, यहाँ पे काले पेन से लिखी, तो आप ये भी कर सकते हो, मतलब ठीक है, मतलब काले पेन से लिख दो रिएक्शन, नीले पेन से उसके नाम लिख दो, या नीले पेन से रिएक्शन लिख दो, काले पेन से नाम लिख दो, तो अल्टरनेटिव आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात करें अगले, तो वो है शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। तो आपकी ग्रिग्नार्ड वाली है ये ठीक है, इसमें बेसिकली आपने फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है, ब्रोमोबेंजीन प्लस मैग्नीशियम शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। तो आपने कैटलिस्ट का नाम जरूर लिखिए, याद हो अगर आपको, इसका नाम लिख दिया, नीचे नाम लिख दिया, ठीक है, प्रोडक्ट का जिसका यूज किया उसका नाम लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम है तो आप चाहे ना लिखो तो भी चल जाएगा, उतना मेन नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला है वो आपका एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। एन मतलब नॉर्मली नॉर्मल होता है मतलब जो आपका क्लोराइड है वो आपका साइड में जुड़ा है, आपका मतलब यहाँ पे नहीं जुड़ा, मतलब शाखाओं में नहीं जुड़ा, आपका सिंपल सीधी लाइन में जुड़ा है। एन मतलब ये होता है नॉर्मल, ठीक है। ताकि ब्यूटिल क्लोराइड का फॉर्मूला लिखा QH का, जैसे यहाँ पे एल्कोहलिक है, ठीक है, एल्कोहलिक में अगर आप देखेंगे भी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बना, डबल बॉन्ड बना। तो आप ध्यान रखिए कि एल्कोहलिक में क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, और जल में अगर जल का यूज कर रहे हो, जलीय QH या NaOH, तो यहाँ पे आपका सीधे प्लस माइनस में सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ब्यूट बन इन बना, तो ये आपने लिख दिया प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। यहाँ पे आपने इसका नाम लिख दिया, इसका भी नाम लिख सकते हो आप, टाइम हो तो, ठीक है। इसका साइड प्रोडक्ट आप लिख दीजिए, अगर साइड प्रोडक्ट नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, कोशिश कीजिए लिख दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसका लास्ट है आपका क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है तो आपका फिनोल बनता है। तो बेसिकली आपका एक क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे जल अपघटन मतलब है जलीय विलयन में, तो आपका NaOH का आपने जलीय विलयन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ है, प्लस माइनस टूट जाएगा, जलीय विलयन है। यहाँ पे ध्यान के रखना ये चीज़ 200 ATM और 300 डिग्री सेल्सियस इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद ना हो तो आप लिख दीजिए उच्च दाब और उच्च ताप पर, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर ये नहीं होता है, ये आपके इसके लिए हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए। तो अगर ये आपको याद नहीं है तो आप मतलब उच्च लिख दीजिए, उच्च दाब और उच्च ताप पर, ठीक है। इसका लिए आपका फिनोल बन गया। इसके बाद जो अगला है आपका अथवा, तो इसके लिए आपको वही बनना, कार्बनिक उत्पाद बनाने हैं, तो आपको ये सेव टू सेव लिख दीजिए, यहाँ पे आप नीचे नाम भी लिख दीजिएगा, ठीक है। इसका जो खा नंबर है, इसमें आपको परिभाषा टाइप की लिखनी है, रिएक्शन लिखनी है, उदाहरण साइड नेमिंग रिएक्शन है। तो पहला है आपका कोल्वे तो कोल्वे में बेसिकली आपने परिभाषा लिख दी 1-2 लाइन, उच्च दाब व ताप पर फिनोल का सैलिसिलिक अम्ल में परिवर्तित होना कोल्वे अभिक्रिया कहलाती है। फिर आपने जो रिएक्शन लिख दी फिनॉल से आपका क्या बना, आपका पहला बना सोडियम फिनॉक्साइड, NaOH की क्रिया कराई। तो आप या तो आप वैसे लिख दीजिए, मतलब ऐसे आप प्लस करके भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप जो है इसको आप जो है ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरीके से, मतलब तीर के ऊपर, ठीक है। इसका भी मतलब होता है रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। ये आपका अभिकारक है, अभिकर्मक है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे साइड प्रोडक्ट है उसको आप माइनस करके दिखा दो H2O, ठीक है। यहाँ पे आपने मेन प्रोडक्ट लिख दिए, उसका नाम लिख दिया इसका मतलब बेसिकली क्या है, यहाँ पे CO2 की क्रिया करा रहे हैं हम पहले, फिर हम उसका अम्लीय जल अपघटन कराए H2O और H+ मतलब अम्लीय माध्यम में, ठीक है। तो पहले हमने CO2 की रिएक्शन कराई, तो यहाँ पे आपका COOH लग गया, फिर हमने जलीय अपघटन कराया, H2O की क्रिया कराए, तो आपके यहाँ से Na सब्स्टिट्यूट हो गया H में, तो आपका सैलिसिलिक अम्ल बन गया यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। तो इसका आप जो है क्या कर दीजिए, नीचे नाम लिख दीजिए। इसके अलावा आपका अगला रायमर-टीमन अभिक्रिया, तो यहाँ पे आपका है फिनॉल की सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया से सेल्डिहाइड बनता है, इस अभिक्रिया को रायमर-टीमन बनता है। परिभाषा लिख दी, फिर आपने रिएक्शन लिख दी फिनॉल के साथ हमने क्लोरोफॉर्म कराया, NaOH के साथ कराया, यहाँ पे आपका सेल्डिहाइड बन गया, साइड प्रोडक्ट लिख दिए, ठीक है। इसके बाद जो है अगर जैसे यहाँ पे मोल वगैरह है, अगर ये मान लो थोड़ा गलती भी हो गई 3 की जगह, अगर आप 3 नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। कोशिश करिए लिख दीजिए, अगर नहीं याद हो तो चल जाएगा। मैंने आपके मतलब अभिकारक और प्रोडक्ट का फॉर्मूले सही होने चाहिए, ठीक है। नाम आपने नीचे लिख दिया, क्लोरोफॉर्म है तो इंपॉर्टेंट है, आपने लिख दिया, ये नाम इंपॉर्टेंट है, लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये है तो इसमें आपकी मैकेनिज्म भी है, क्रियाविधि भी है, ठीक है। तो वो जैसे आपकी 1-2 नंबर में है आपकी ये, तो इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मतलब आपके मतलब 5 नंबर में आया, 4 नंबर में आए, तो फिर आप क्रियाविधि लिखिए, ठीक है। इसके बाद जो अगला है वो आपका है आपका विलियमसन ईथर संश्लेषण, तो वो देखते हैं। तो आपको विलियमसन ईथर संश्लेषण, इसमें एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोसाइड के साथ कराई जाती है, जिससे एल्किल समूह युक्त ईथर बनता है। तो बेसिकली इसमें पहले आपने नोमेनक्लेचर वाली लिख दी, मतलब आपने वैसे बेसिकली कोई स्पेसिफाई नहीं किया, आपने R यूज किया, ठीक है। तो आप RONA
सोडियम एल्कोक्साइड है ये। यहाँ पे आर डैश यूज किया, आर डैश मतलब दूसरी एल्कीन, ठीक है। ऐसे यहाँ लो आपका ये प्रोपेन हो गया, एल्केन हो गया, तो आपका ब्यूटेन हो गया। ये आपका सेम भी हो सकता है, ठीक है। आर डैश एक्स, तो यहाँ पे आर ओ आर डैश बन गया प्लस NaX बन गया। फिर आपने एक एग्जाम्पल लेके दिखा दो कि आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल लिया, मेथिल ब्रोमाइड के साथ कराई किया, यहाँ पे मेथिल एथिल ईथर बन गया। तो आप एग्जाम्पल लेके दिखा दो, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। और यहाँ पे पेज बज गया तो नया क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद तो आप छोड़ दीजिए। इसका अथवा वाला है तो इसमें सेम टू वही है, रिएक्शन लिखनी है तो रिएक्शन लिख दीजिएगा। इसके बाद है आपका जो है लास्ट क्वेश्चन, वो है 7वां नंबर। इसमें बेसिकली आपका कन्वर्जन है, निम्न रूपांतरों का अधिकतम 2 चरणों में संपन्न किया। तो ये वाला इंपॉर्टेंट बात है, 2 चरण में 2 स्टेप में। जैसे आपका जो पहला क्वेश्चन है ब्रोमो बेंजीन से बन फेनिल एथेनॉल, ठीक है। तो वो देखते हैं कैसे करना है। तो इसमें आपने पहले प्रश्न नंबर डाला, उत्तर नंबर डाला, पहला नंबर डाला। इस केस से डाल दीजिए, थोड़ा और मतलब क्लियर हो जाएगा एग्जामिनर को, ठीक है। इसके बाद है आपने वो मतलब वो डाला किससे किसको कर रहे हैं। फिर आपको बेसिकली इस टाइप से लिखना, पहले आपने ब्रोमो एंजिन से क्या किया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाया, एमजिस क्रिया की, ठीक है, सुस्कीटर की उपस्थिति में। कैटालिस्ट लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपने उसके नाम लिख दीजिए। फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हो, या तो आप इसके बाद ही कंटिन्यू कर सकते हो जैसे मैंने पहले किया था, या आप ये दूसरे स्टेप में मतलब इस एक नीचे स्टेप कर सकते हो, मतलब 2 स्टेप में दिखा सकते हो इसको। तो इसमें बेसिकली यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपकी ये 3 स्टेप रिएक्शन है, मतलब पहले हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, फिर इसके बाद इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, लेकिन उसमें लिखा है 2 स्टेप में करिए मैक्सिमम। तो इसलिए आप इन दोनों को एक साथ करा दीजिए, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, पहले इसकी रिएक्शन होगी इसमें, फिर इसकी रिएक्शन होगी, तो आपके फाइनली बन जाएगा 1 फेनिल एथेनॉल। बेसिकली जो आपका कन्वर्जन होता है वो कई सारी रिएक्शन का मतलब लिंक होता है, कि जो रिएक्शन को कैसे आप ऐड कर सकते हो, कि इसके बाद हम कैसे बनाए, इसके बाद कैसे बनाए। तो वही है, आपको जितनी ज़्यादा रिएक्शन आएगी उनको लिंक करना आएगा तो आपको कन्वर्जन बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम अगला देखें तो वो है आपका बेंजल्डिहाइड से 3 फेनिल प्रोपेन 1 ऑल। तो इसमें आपका आपने बेंजल्डिहाइड लिखा, इसमें बेसिकली आपको क्या बनाना है, 3 फेनिल प्रोपेन 1 ऑल। तो आपने यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड लिया, यहाँ पे तनु NaOH लिया, इसको गर्म किया। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ से आपका यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से आपका O निकलेगा, यहाँ से आपका H2 निकलेगा, H2O निकल जाएगा और ये आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH सिंगल और CHO बन जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सिनेमेल्डिहाइड, ठीक है। अगर इसका नाम याद नहीं आया मान लो तो इसका आप IPAC नाम लिख दीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपका ये स्टेप हुआ। इसके बाद क्या हुआ, इससे हम जैसे यहाँ पे मैंने IPAC नाम लिख दिया, याद नहीं आ रहा अगर आपको। इसके बाद आपने क्या किया, अपचयन किया H2NI की उपस्थिति में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वैसे एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, एक यहाँ पे जुड़ेगा, एक यहाँ पे जुड़ेगा, एक यहाँ पे जुड़ेगा, तो आपका H3H2 CH2 CH2 OH बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने नाम लिख दिया। ये नाम लिखने जरूर इंपॉर्टेंट है रिएक्शन के नीचे, ठीक है। इस वजह से नॉर्मली अपचयन के लिए क्या होता है, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप ये यूज कर लीजिए, ज़्यादातर में याद ये यूज होता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला है आपका वो है एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो एथेनॉल लिया, इसका हमने ऑक्सीडेशन किया, ठीक है। अगर ये याद हो तो अच्छा है, अगर नहीं याद हो तो आप ऑक्सीडेशन लिख दीजिए, चल जाएगा, ठीक है, CU की उपस्थिति में। तो आपको आ जाएगा एथेनॉल। इसके बाद आपका जो है क्या है, हमने यहाँ पे एल्डोल संघनन किया। तो बेसिकली अगर आपको एल्डोल संघनन पता है तो यहाँ पे आप इसको लिंक करोगे कि हाँ एथेनॉल से सॉरी यहाँ पे आपका एसिटाल्डिहाइड होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती सॉरी नहीं सही है, यहाँ पे आप देखिए आपका IPAC नाम लिखा है एथेनॉल, ठीक है, ये आपका सही है। तो यहाँ पे बेसिकली एसिटाल्डिहाइड से हमें क्या करना है, मतलब वो बनाना है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, इस टाइप का बनाना है। तो आप सोचो कौन सी है, तो एल्डोल संघनन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको जैसे नेमिंग रिएक्शन नाम याद है तो आप वो लिख दीजिए, अगर याद नहीं है तो ये आपका अगर नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। ये एडिशनल चीज़ है, मैन है कैटालिस्ट, ये लिख दीजिएगा। इसका भी आपका ये बन गया, ठीक है। तो आप चाहे तो ऐसे आगे करके भी लिख सकते हो या फिर आप 2 स्टेप में भी कर सकते हो, ठीक है। इसका जो अगला है बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड। तो इसमें अगला जिसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले आप जो थायरोइड क्लोराइड से क्रिया कराओगे तो हमारा बन जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। फिर उसके बाद आप रोजन बॉन्ड अपचयन कराओगे PDBASO4 की उपस्थिति में तो आपका CHO बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। जैसे ये है, तो अगर आपको नाम याद है रोजन बॉन्ड अपचयन तो आप ये लिख दीजिए, अगर नाम याद नहीं है तो मत लिखिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, मतलब ये जरूर लिख दीजिए नाम वगैरह। जैसे इसका नाम थायरोइड क्लोराइड है तो अच्छा लगता है, आपके नंबर कटने के चांसेस नहीं है। इसका जो अगला है वो है प्रोपिनोन से प्रोपीन। तो वो देखते हैं।
तो इसमें वही है, प्रोपेनॉन बनाया आपने, ये है आपका, इसमें आपने आप चेन किया तो यहाँ पे CHOH, एक H यहाँ जुड़ेगा, H यहाँ जुड़ेगा। अब मान लीजिए आपको याद नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे H2Ni लिख दीजिए, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपका सही कर देंगे, आप चेन होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे हमें H2O निकालना, अगर आप देखिए ठीक है, यहाँ से हमें बेसिकली क्या करना, यहाँ से हमें OH निकालना, यहाँ पे H निकालना, तो हमारा प्रोपीन बन जाएगा। तो मैंने बताया था आपको कि H2 अगर आपको निकालना है, निर्जलीकरण करना है, तो H2SO4 का यूज करिए। तो साथ ने H2SO4 किया और यहाँ पे प्रोपीन बन गया। तो देखिए एक विधि आपके पास ये भी है लिखने की कि अगर आप इसके जैसे यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं बच रही, ठीक है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे नहीं बन पाएगा, तो आप यहाँ पे इस टाइप से लिख दीजिए, ठीक है, मतलब यहाँ पे आप नीचे की तरफ तीर बना के कर दीजिए। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, फॉरवर्ड करके भी लिख सकते हैं, या 2 स्टेप में भी लिख सकते हैं, तीनों सही है। इसके बाद जो अगला आपका यहाँ पे अथवा करके है, संरचना लिखनी है 5 की, ठीक है। फिर इसके अलावा जो खा नंबर है, निम्नलिखित के कारण बताइए। तो ये बेसिकली यहाँ पे रीजन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके अलावा आपके जो अथवा में है, जो मैंने करा है, आपका अणुसूत्र C4H11N से प्राप्त विभिन्न समावयवी एमिनो की संरचना लिखिए। विभिन्न युग्मों द्वारा कौन से प्रकार की समावयवता प्रदर्शित होती है। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब आता है और कई बार हमें समझ में नहीं आता कि इसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है वो मैंने बताया है, देखते हैं। तो आपने क्वेश्चन नंबर डाला, यहाँ पे अथवा डाल दीजिए, कोई अथवा वाला सेक्शन कर रहा है, ठीक है। तो पहला आपका C4 पहला पार्ट है आपका C4H11N, इसके हमें समावयवी निकालने हैं। तो इसके हमारे 8 समावयवी एमीन संभव है। कैसे, सबसे पहले 4 कार्बन है, 4 कार्बन ले लिए, 11 आपके क्या है हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 2 9 और 2 यहाँ पे और एक N है। तो पहला तो आपका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा नॉर्मल, ठीक है, सिंपल में। फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इस CH3 को आप यहाँ ले जाओ, ठीक है। बेसिकली आप क्या करो, फिर इसके बाद क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इसको या इसको किसी को भी एक यहाँ पे लगा दो, ठीक है, तो आपका एक नया स्ट्रक्चर बन गया। और आप क्या कर सकते हो, इसको आप यहाँ पे लगा दो तो एक नया स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। इसके अलावा हम कई बार हम ये सोचते हैं कि ठीक है, इसके अलावा अगर आप ये है कि हम मतलब इन दोनों को साथ में लगा देंगे, मतलब आप ये सोचें कि इसको भी हम यहाँ पे लगा दें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप देंगे तो फिर ये मतलब ऐसी श्रृंखला बन जाएगी, ऐसी, ठीक है। तो श्रृंखला वही चीज़ है, मतलब वो एक मतलब सीधी श्रृंखला ही है, ठीक है। तो उसका फ़ायदा नहीं है अलग प्रकार का बनाना, ठीक है। इसके बाद क्या बन सकता है, अगर हम एक ही पे दोनों लगा दें तो एक ही पे दोनों लगा दिए ठीक है, हाइड्रोजन अपने हिसाब से कम होते जाएंगे। तो ये 4 प्रकार के ये बन गए, ठीक है। इनके आप IUPAC नाम लिख दीजिए, ब्यूटेन 1 एमीन, 2 मेथिल प्रोपेन 1 एमीन, ब्यूटेन 2 एमीन, ठीक है। ये आपके बन डिग्री बेसिकली, मतलब क्या है, N से कितने कार्बन कनेक्ट है, तो एक है यहाँ पे कनेक्ट, यहाँ पे एक है, ठीक है, यहाँ पे एक है ठीक है। जो जस्ट बगल वाला कितना कार्बन कनेक्ट है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी क्या है, एक कार्बन कनेक्ट है, ठीक है। तो ये सब क्या है, बन डिग्री है, प्राथमिक है ठीक है। इसके बाद जो आपके बाकी 4 स्ट्रक्चर देखते हैं किस टाइप के बनेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से आपके N के 2 कनेक्ट हो गए, यहाँ पे आपका C2H5 ग्रुप है, यहाँ पे C2H5 ग्रुप है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे नाम लिखे है। अब देखिए यहाँ जो आपका यहाँ पे है एथिल ग्रुप, इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, दोनों एक जैसे हैं। तो आपका N से कनेक्ट हो तो आप लिख दीजिए नाइट्रोजन, N एथिल, N एथिल ये कनेक्ट है, एथिल एमीन ठीक है। इसके बाद जो है आपका वन पे कनेक्ट है चूंकि, तो यहाँ पे आप वन लिखिए नहीं लिखिए बात बराबर है। यहाँ पे देखिए N से 2 कार्बन कनेक्ट है, तो यहाँ पे द्वितीयक हो गया 2 डिग्री। इसके बाद क्या बन सकता है अगला स्ट्रक्चर, यहाँ पे अगर हम एक कार्बन यहाँ से इसमें शिफ्ट कर दें, यानी यहाँ 3 कार्बन कर दें, यहाँ 1 कर दें, तो ये भी नया बन सकता है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे भी सेम वही है, यहाँ पे क्या है बेसिकली N मैथिल और प्रोपेन 1 एमीन, ठीक है। तो यहाँ पे 2nd डिग्री है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो है यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि जो एक CH3 है इसको हम N से कनेक्ट कर दें, ठीक है। तो एक हमारा ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पे N मैथिल प्रोपेन 2 एमीन, ये भी 2 डिग्री है क्योंकि N से 1 2 कनेक्ट है। और लास्ट हमारा जो बनेगा वो बनेगा कि हमारा N से 3 कार्बन कनेक्ट है, 1 2 और यहाँ पे 2 बनेंगे ठीक है। तो 2 2 4 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 3 आपके कार्बन कनेक्ट है, तो आपका हो जाएगा N डाई मैथिल, जो 2 है ना डाई मैथिल, N डाई मैथिल और एथेन एमीन ठीक है। तो आपका IUPAC नाम बन जाएगा। डिग्री डाल दीजिए, वैसे उसमें लिखा नहीं है लाइन डाल दीजिए, तो एस्ट चीज़ है, ठीक है। इसके बाद आपको जो उसमें एक चीज़ और दी है, पूछिए आपकी, वो है विभिन्न युग्मों द्वारा कौन से प्रकार की समायोता प्रदर्शित होती है। समायोता लिखनी है तो आप लिख दीजिए विभिन्न युग्मों द्वारा प्रदर्शित समायोता। तो पहला श्रृंखला समावयवी, तो देखेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला चौथा दूसरा पहला तीसरा दूसरा चौथा, ये सब श्रृंखला दिखा रहा है। देखिए अगर हम देखेंगे
ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो बेसिकली श्रृंखला क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो कितनी श्रृंखला है आपकी, 4 कार्बन की श्रृंखला है, ठीक है। यहाँ पे आपकी 3 कार्बन की श्रृंखला है, एक साकेक है, तो ये दोनों क्या आपके श्रृंखला समावेशी अलग अलग श्रृंखला है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो पहला तीसरा भी है, ठीक है, पहला चौथा भी। अगर आप देखें यहाँ पे 2 मैक्सिमम कितनी है, 3 है, और यहाँ पे क्या है शाखा में है, तो आपके पहला दूसरा पहला तीसरा, ठीक है, पहला चौथा दूसरा चौथा तीसरा चौथा, तो आपके क्या होंगे, श्रृंखला समावेशी हो गए, ठीक है। ऐसे इसी तरीके से आपके 5वें 6वें 7वें भी बन जाएंगे। और दूसरा क्या है, स्थान समावेशी। स्थान समावेशी बेसिकली क्या है आपका जो है, जो आपका ग्रुप है, मतलब मेन जो आपका ग्रुप है उससे उसकी पोजीशन में चेंज। जैसे यहाँ पे NH2 है, NH2 यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका पहले कार्बन से जुड़ा है, फर्स्ट एमीन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे पहले से जुड़ा है, तो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, तो ये दोनों नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दूसरे से जुड़ा है, पहला दूसरा, तो यहाँ पे दूसरे से जुड़ा है, तो आप देखेंगे तो पहला तीसरा बन जाएगा क्या, स्थान समावेशी, दूसरा तीसरा बन जाएगा स्थान समावेशी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी आप देखेंगे तो पहला दूसरा ये दूसरे से जुड़ा है, तो आपका जो 2 एमीन है, तो आपका पहला चौथा बन गया, दूसरा चौथा बन गया क्या, आपका स्थान समावेशी, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे भी देखेंगे तो आप यहाँ पे आपका 1 एमीन है, 2 एमीन और 6वां 7वां बन गया। यहाँ पे 1 एमीन है, 2 एमीन और 5वां 7वां बन गया, 6वां 7वां बन गया। तो इस तरीके से आपके ये बन जाएंगे। इसके अलावा और कौन सी समावेश होता है वो देखते हैं, तो आपके मध्यावयवी समावेश होता है, ठीक है। मध्यावयवी मतलब बेसिकली क्या है कि मतलब कि अगर आप जैसे इसमें देखेंगे तो इसमें क्या हुआ, C2H5 है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक जो CH2 ग्रुप है वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मेन क्या है फंक्शनल आपका N है, तो N के आसपास शिफ्ट हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, मध्यावयवी, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो इन दोनों में हो गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके 2 हैं, है ना, और यहाँ से क्या हो गया, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे आपके 2 हैं, तो यहाँ से आपका एक शिफ्ट यहाँ पे हो गया, ठीक है। बेसिकली अगर आप देखो यहाँ से एक शिफ्ट हो गया हमारा यहाँ पर, तो ये आपका जो है, ये आपका बेसिकली एक तरीके से ये है, ठीक है, ये आपका ये है, और जो ये आपका ये आया वो आपका इधर से आया, ठीक है। तो आप देखेंगे तो उसके आसपास है आपका शिफ्ट हुआ, तो आपका ये हो जाएगा मध्यावयवी। इसी तरीके से होता है आपका क्रियात्मक समावेशी। बेसिकली इसका मतलब क्या है, तीनों प्रकार की एमीन एक दूसरे की क्रियात्मक समावेशी होती है, मतलब फर्स्ट डिग्री एमीन, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री, ठीक है। तो आप ये लिख दीजिए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है आपका वो है एथेनॉलिक NH3 की C2H5Cl के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो बेसिकली आपका एक रिएक्शन है, तो C2H5Cl क्लोरोएथेन, इसके साथ अमोनिया के अल्कोहलिक के साथ, जिसमें बेसिकली क्या होगा, इसमें नॉर्मली ये आपका प्लस माइनस टूटेगा, तो आपके यहाँ पे NH2 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ HCl निकल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कई बार हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, लेकिन ये पूरी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी अगर मैं कहूँ तो आपका जो है, एक तो आपका लॉन पेयर है एन के पास, है ना, एन के पास क्या है, लॉन पेयर है 2, एक लॉन पेयर है, और H क्या है आपके पास 2 है। तो जब तक इसके पास H रहेंगे और N रहेगा, लॉन पेयर रहेगा, तब तक ये रिएक्शन करता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करेगा, आगे C2H5Cl के साथ फिर से रिएक्शन करेगा, एक H निकल जाएगा, तो यहाँ पे एक और जुड़ जाएगा C2H5, ठीक है, HCl निकल जाएगा। तो यहाँ हमारी प्राइमरी एमीन है, ये हमारी सेकेंडरी एमीन बन गई, ठीक है। यहाँ पे अभी एक और H है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हमने फिर से क्रिया कराई, तो यहाँ पे हमारा 3 हो गया, तो यहाँ पे हमारा H चलेगा, थर्ड बन गया। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा अभी लॉन पेयर तो ये बचा है, तो यहाँ पे एक और बार रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे जब कराएंगे तो यहाँ N+ हो गया, तो अभी प्लस में चेंज हो गया है ना, यस माइनस, तो यहाँ पे हमारा रुक जाएगा। तो हमारा प्राइमरी बनी, सेकेंडरी बनी, टर्सरी बनी और टेट्रा बनी, क्वार्टरी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है लास्ट क्वेश्चन था। इसका लास्ट आपने वही डी एंड करना है, रोल नंबर अंकों में शब्दों में डालना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉपी लिखना है। आई समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा मॉडल पेपर बताया कैसे सॉल्व करना है, कैसे रिएक्शन को लिखना है, किस क्वेश्चन को कितने पेज में लिखना है, ठीक है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें उसकी वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी जल्दी अपलोड करूँगा।
सो जुड़े रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा अपने जूनियर्स के साथ जो कि जिनका इस बार 12th है या 11th है, ठीक है, या 10th है, उनके साथ भी वीडियोस को ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी अगले साल के लिए फ़ायदा हो सके, ठीक है। और अगले साल मतलब कोशिश करूँगा कि मैं जितना मैं अगले साल भी अच्छा कर सकूँ, आपको हेल्प कर सकूँ, वो करूँगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर द लास्ट पेपर। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।